जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बांग्लादेश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और वहां पे सबसे बड़ी वरिंग साइन जो है इंडिया के लिए ही है, क्योंकि इंडिया का पड़ोसी देश है। ऑलरेडी हम पाकिस्तान और ये बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सेम सिचुएशन बांग्लादेश में भी आज की डेट में हो चुकी है। और दिक्कत इंडिया तब होगी जब वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा जो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं। तो जब वहाँ पे रिलीजियस अगर वार होती है, धर्म के नाम पे वार होती है, जैसा कि वहाँ पे, क्योंकि अराजकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर कुछ होती तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो बांग्लादेश छोड़ के इंडिया भागेंगे। और उसके बाद इंडिया में जब आएंगे तो इंडिया में कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, तो अनस्टेबिलिटी, क्राइम, ये सब रेट बढ़ जाएंगे, स्पेशली वेस्ट बंगाल वाले रीजन में और असम वाले रीजन में। वहाँ पहले ऑलरेडी रिलीजियस टेंशन काफ़ी सारी चल रही है, तो इसके बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई एक्चुअली में हुई क्यों। तो लड़ाई होने के बहुत सारे जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या फिर जो ये रिज़ाइन देना पड़ा शेख हसीना को, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, तो इनको रिज़ाइन क्यों देना पड़ा। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये बहुत लंबे टाइम से रह रही थी। 2009 से ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थे और हर साल बम्पर वैकेंसी के साथ जीत के आती थी, और कहीं ना कहीं अपोजिशन फाइट भी नहीं करते थे। मतलब इस लेवल की धांधलीबाजी होती थी, ये रियलिटी है। ये बांग्लादेश में हो रहा था। तो धीरे धीरे करके लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अल्टीमेटली 2018 में क्या होता है, कोटा सिस्टम जो होता है, पहले 1971 की जो वार हुई थी उसमें जितने फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या करा था, इसमें उनके जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको कोटा दिया जाता, मतलब आरक्षण उनको दिया गया था सरकारी नौकरी में, बहुत सारे थे। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये 1972 में दिया गया था। उसके बाद 1997 में क्या होता है, 1997 में इसमें चेंजेस करके इसमें सिर्फ ये बोला गया कि कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सिर्फ 2 विटनेस चाहिए, 2 गवाह चाहिए, उसके बाद कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें बहुत बड़े लेवल की धांधलीबाजी हुई, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया। इनको 1/3 रिजर्वेशन था, ऑलमोस्ट 30 से 33% रिजर्वेशन इनको था। तो इतना रिजर्वेशन था, और भी बहुत सारा रिजर्वेशन था। तो ये सिर्फ एक चिंगारी थी जो रिजर्वेशन की थी। 2018 में शेख हसीना ने इसको रिमूव कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है यहाँ के बांग्लादेश का, उन्होंने बोला कि इसको वापस से लागू करो। तो इसी बात को लेकर गुस्सा आया लोगों का। पहले सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में गुस्सा था, गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा इसके लिए। तो इसके लिए ये जो कोर्ट एंटी आरक्षण के अगेंस्ट में जो लड़ाई चल रही थी, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चली गई लड़ाई। उसके लिए शेख हसीना को फिर संडे के दिन जो है वहाँ के जो आर्मी चीफ है उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 45 मिनट के अंदर आप रिजाइन देके इंडिया से छोड़ के बांग्लादेश छोड़ के चले जाओ। तो जो वहाँ की शेख हसीना गवर्नमेंट है वहाँ से छोड़ के त्रिपुरा में अगरतला जो उसकी कैपिटल है वहाँ पे गई। उसके बाद वहाँ से दिल्ली गई, और दिल्ली में अजीत डोभाल और प्राइम मिनिस्टर मोदी पता नहीं किस किस से मिले हैं, तो इस तरह से वहाँ पे मिले हैं। तो ये सारा का सारा जो रीज़न था, ये कोटा से वहाँ गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक और है जो कि इंडिया में फ्यूचर होने के चांसेस है। उसका रीज़न क्या है, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट। आज के डेट में बांग्लादेश का अगर मैं बताऊँ अनएम्प्लॉयमेंट का हाल दिखाऊँ, तो वहाँ पे 2023 का डाटा है, 15 लाख ग्रेजुएट हुए थे, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। उसमें से केवल 67% जो लोग हैं उनको जॉब ही नहीं मिली। अगले 2-3 साल तक उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। 67 मतलब 15 लाख में से 10 से 12 लाख जो लोग हैं उनको जॉब ही नहीं मिल रही। यही सबसे बड़ा रीज़न है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसके बाद दूसरा जो रीज़न जो है, तो इसके बाद अब एक और बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है आज के डेट में बांग्लादेश में, वो मतलब बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो है 20 करोड़ के आसपास है। उसमें से कुछ लेडीज़ होंगे, कुछ बूढ़े होंगे। तो जो यूथ है ना, उनमें से 2-2.5 करोड़ जो है यूथ बांग्लादेश का है, वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर जॉब कर भी रहा है तो बस ऐसे 10,000 की नौकरी कर रहा है। और अगर यही डाटा अगर इंडिया की बात करें तो इसमें एक और जीरो आप लगा सकते हो। ये 2.5 करोड़ की जगह 30-40 करोड़ ऐसे लोग हैं इंडिया में भी कि जो कि बिल्कुल उनको नौकरी नहीं मिल रही, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, शादी नहीं हो रही, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है बांग्लादेश में, और इन सबसे इंडिया को भी लेसन लेना चाहिए। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक प्रेशर। आज के टाइम बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। वहाँ जैसे ऑयल हो गया, आटा चावल, इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे पाकिस्तान में हो रखे हैं, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ आटा चावल 200-300 रुपये से नीचे है ही नहीं। तो सेम हालत जो है बांग्लादेश की हो रखी है। यहाँ की करेंसी जो है इसकी ये भी डिवैल्यूएट हो रही है, क्योंकि करेंसी की इंपॉर्टेंस ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरे कंट्री से परचेस करनी पड़ती है, और आपकी करेंसी वीक होगी तो आपको फिर दूसरी कंट्री से परचेस करने में दिक्कत होगी। तो इनकी करेंसी जो है, इनकी जो रुपया है, जो भी इनका पैसा है, टका, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है। मतलब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है पहले के कंपेरिजन में। तो ये भी दूसरा रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे जो लोग हैं। तीसरा जो इनकम इनइक्वालिटी, शहर और गाँव में जो है, शहरों के लोग तो फिर भी अमीर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, लेकिन जो गाँव में रह रहे हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सेम सिचुएशन सारी की सारी आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो। सेम सिचुएशन इंडिया में भी हो रही है। तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी इससे लेसन लेना चाहिए और इनके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा जो है करप्शन बांग्लादेश में बहुत बड़ा इशू है, हर कंट्री में इशू है, लेकिन करप्शन बांग्लादेश में भी इशू है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। तो मैंने एक एग्जांपल तो आपको थोड़ी देर पहले दिया है कि 1972 में जब कोटा लागू किया गया था, तो पहले वो केवल 2-3 लाख जो लोग थे उसमें उनको ही कोटा दिया गया था, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर जेन्युइनली लड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1997 में गवर्नमेंट ने एक बिल, इस तरह से संशोधन करते हुए गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी इससे अप्लाई कर सकता है, बस उसे 2 विटनेस चाहिए।
दो विटनेस तो कोई भी बन सकता है, किसी भी तरह से बन सकता है। तो इसके लिए इन्होंने, इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और ऐसा बताया जाता है 2017 में 3-3.5 करोड़ लोगों ने डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में इसी कोटा सिस्टम के थ्रू कहीं ना कहीं यूज़ करा। जैसे इस तरह से इंडिया में भी आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हुई है, इसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बढ़ती गई, टेंशन बढ़ती गई। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। कट्टल इस्लामिस्ट जो लोग हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब उनका भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि जब इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। तो वो जो अवामी लीग है उस पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था कुछ दिन पहले, तो वो भी एक रीज़न बना। तो अपोजिशन को काफ़ी लंबे टाइम से अपोजिशन जो है पावर में नहीं आ पा रही, तो उनकी डेस्परेशन बढ़ रही थी। एंटी इंडिया स्लोगन, दूसरी कंट्री के साथ उनका नेक्सस बन रहा था। कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि अमेरिका ने यहाँ पे सब कुछ काम करवाया, क्योंकि जो अपोजिशन को जो है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ मिली हुई थी। कुछ लोग पाकिस्तान बोल रहे थे, क्योंकि जो वहाँ की अपोजिशन है, जो खालिदा जिया है, वो जो अपोजिशन की जो लीडर है, जैसे यहाँ राहुल गांधी है, वहाँ तो खालिदा जिया अपोजिशन की लीडर है, तो उनको भी जेल में डाला हुआ था। वो जो है पाकिस्तान की सपोर्टर है, पाकिस्तान और आईएसआई जो पाकिस्तान की है उनके सपोर्टर है। तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ें जो है सब यूनाइट हुई अल्टीमेटली, और लड़ाई चली थी कोटा के अगेंस्ट में, कोटा आरक्षण के अगेंस्ट में। और अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी, तो ये गवर्नमेंट को हटाने की बात चलने लगी वहाँ पे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर उनको रिजाइन देना पड़ा। तो ये सारे के सारे लेसन इंडिया को भी लर्न करने चाहिए। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है कि सारे के सारे, अगर ये अभी जो वहाँ पर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन अगर आर्मी जो है इसको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में मदद करती है तो ठीक है। अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होता है तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे लंबे टाइम से इंडिया के लिए दिक्कत का विषय बन सकता है। एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि जो शेख हसीना है वो आज के डेट में इंडिया रह रही है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को उनको इंडिया में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो है वहाँ के लोग जो है इसको गलत तरीके से रखेंगे। क्योंकि शेख हसीना के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा जो है आक्रोश जो आज के टाइम बांग्लादेश में है। तो अगर शेख हसीना इंडिया में रहेगी तो आक्रोश इंडिया के अगेंस्ट में आ जाएगा कि इंडिया क्यों रख रहा है इसको, इस शेख हसीना को इंडिया में। तो इस तरह से जैसे हमने दलाई लामा को रखा था, तिब्बत से भाग के आए तो चाइना आज की डेट में हमारे साथ रिलेशन ख़राब करे हुए बैठा हुआ है। तो ठीक उसी तरह से हम दोबारा वही गलती, अगर पहले नेहरू ने करी थी, अब मोदी जी अगर वही गलती दोबारा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए हमें। शेख हसीना को बोलना चाहिए कि आप जहाँ जाइए जाइए, लेकिन इंडिया में मत रहिए।